आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स दोस्तों, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हमारी बेस है, हमारी जान है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स। मैं कई बार एक ही बात सोचता हूं दोस्तों कि एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है, जो खेती बाड़ी वाली जो चीजें, वो हमारा बेस है वो। और बेस पे ही सारी चीजें, सारी जो कोई बिल्डिंग या कोई भी समाज या कोई भी ढांचा जो खड़ा होता है, उसका बेस अगर मजबूत होगा तो डेफिनेटली ऊपर की जो मंजिल है या ऊपर का जो ढांचा है वो स्ट्रोंग होने वाला है। तो हमारा जो बेस है वो स्ट्रोंग होना चाहिए। स्ट्रोंग मीन्स की उसकी हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, वो ढांचा कैसा होना चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक चीज का मुझे हमेशा अफसोस इस चीज का रहता है कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी जो इंडस्ट्री मान सकते हैं या हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर हम टिके हैं, वो हम सबकी जरूरत है, वो हम सबकी नीड है। उसमें इस इंडस्ट्री में आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आप क्या सोचते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में बड़े ट्रेंड ट्रेंड आदमी होने चाहिए, बड़े जिनको जानकारी हो, ऐसे ट्रेंड आदमी इस इंडस्ट्री में होने चाहिए अगर इस इंडस्ट्री को ग्रो करना। कोई भी इंडस्ट्री अगर उस इंडस्ट्री के ट्रेंड आदमी अगर उसमें काम करते हैं तो वो इंडस्ट्री ग्रो करती है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन अगर आप उसमें ट्रेंड नहीं है, आप में स्किल्स नहीं है, तो आप ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसी तरह एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें अगर ट्रेंड आदमी काम करें तो ये बहुत ऊंचाई पे जा सकती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें काम करने वाले लोग सबसे अनट्रेंड लोग हैं। ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप खुद देखें, आपके घर में मान लो आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, आप 4 भाई हैं, या आपके कजन्स हैं, कोई भी जो आदमी पढ़ लिख लेता है, अच्छा पढ़ता है, जिसको अच्छी नॉलेज है, वो अपने कुछ नौकरी करने लग जाता है या कोई बिजनेस करने लगता है। जो बेचारा पढ़ नहीं पाता, कमजोर है, या ज्यादा उसकी सोचने की शक्ति अच्छी नहीं है, वो ज्यादा कहीं भी सफल नहीं हो पाता, तो लास्ट में उसको एक ही बात बोलते हैं, अब तू खेती बाड़ी में लग जा। बिना ट्रेन, बिना स्किल्स, बिना किसी खेती में उसको लगा दिया जाता है, और फिर वो परंपरागत जैसा चलता जा रहा है। जैसे परंपरा है कि अब इस समय ये उगाना है, पड़ोसी पड़ोसी किसान को देखता है कि उसने अब ये उगा दिया, अब उसने पानी दे दिया, अब उसने ये कर दिया, अब उसने वो यूरिया ला के डाल दिया, अब उसने डीएपी डाल दिया, अब उसने ये डाल दिया। जैसा जैसा उसका पड़ोसी जो उसके सीनियर किसान है वो करते जाते हैं, और वो उसको देख देख के वो भी ऐसा ही करता जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमारे देश में जमीन, बहुत अच्छी जमीन है, अच्छा हम काम कर सकते हैं। आप देखिए, छोटी छोटी कंट्री है जिसमें लोगों के पास जमीन नहीं है, लोगों के पास पानी नहीं है, संसाधन नहीं है। ऐसे देश, छोटे छोटे देश आज हमसे ज्यादा पैदावार करने लगे हैं, ज्यादा सब्जियां उगाने लगे हैं, ज्यादा गेहूं उगाने लगे हैं, ज्यादा चावल उगाने लगे हैं। हमारे पास सब कुछ संसाधन होते हैं, उनके बावजूद हमारा प्रोडक्शन इतना नहीं है जितना हम कर सकते हैं। रीजन एक ही है, ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेंड आदमी इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। जिस दिन ट्रेंड आदमी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उस दिन हमारा देश भी प्रोडक्शन के मामले में कहीं अधिक जा सकता। अभी ट्रेडिशनल चल रहा है सब कुछ, हाँ जी इतना यूरिया डालना है, इतना इसमें डीएपी डालना है, इतना इसमें ये डालना है। ट्रेनिंग लेने के बाद हम अगर इस बिजनेस में देखिए, जो अच्छा आदमी पढ़ा लिखा, अच्छी ट्रेनिंग ले, और वो जब खेती करे, ऐसा हमारा कल्चर ही नहीं है देश में। जो आदमी पढ़ लिख लेता, अच्छा वो चले, कोई एग्रीकल्चर से भी कुछ कर लेता है ना, तो जाके लेक्चरर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, वो भी खेती नहीं करता है। तो दोस्तों, हमें ट्रेंड होने के बाद इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, और अब हम सब जिस दिन ये काम करने लग जाएंगे, उस दिन हमारी ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली। तो आज हम कुछ एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर के बारे में, कि एग्रीकल्चर में प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या कैसे हम खाद इस्तेमाल करते हैं, कौन से खाद इस्तेमाल करने चाहिए, आज हम सब इनकी जानकारी लेंगे। देखिए, हो सकता है दोस्तों, मैं बेसिकली एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा मुझे कोई, मैंने मेरी अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मेरी एजुकेशन नहीं है। हो सकता है मेरे से ज्यादा आप सारे अनुभवी लोग हैं, बड़े कई सालों से लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से जुड़े, हो सकता है मेरे से ज्यादा, कहीं ज्यादा उनको अनुभव हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे को जानकारी है मैं आपसे शेयर करूं। मेरे से अधिक जानकारी वाले लोग आप में से बहुत सारे लोग हैं, तो जहां भी आपको लगे तो उसमें आप कमिटमेंट कर सकते हैं अपनी तरफ से। जहां आपको लगे कि नहीं, मेरे अनुभव के आधार पर ऐसा होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर भी जो मुझे जो जितनी जानकारी है, बेसिक जानकारी है एग्रीकल्चर की, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, और खुल के बातें करेंगे, वो सारी बातें करेंगे जो आपको जानना जरूरी है अगर आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री को ग्रो करना। तो चलिए दोस्तों,
मैं कुछ स्लाइड्स के माध्यम से अपन जानेंगे कि ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या है और इसमें ग्रो कैसे किया जा सकता है, या कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी है। हमारा जो एग्रीकल्चर का जो डिवीजन है जिसके तहत हम एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करते हैं, उस डिवीजन का नाम है कृषि केयर डिवीजन। तो आज हम कृषि केयर के प्रोडक्ट्स, हमारा मिशन, सबसे पहले हम अपने मिशन पे बात करें तो हमारा मिशन है विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान। देखिए बात एक लाइन की है लेकिन सब कुछ इसमें समावेश है। कृषि केयर का एक ही नारा है, हमारा मिशन एक ही है कि विश्व मुक्त खेती हो। अगर विश्व मुक्त खेती होगी तभी अमृतदायी फसल बनेगी, क्योंकि जहर डालोगे तो अमृतदायी फसल नहीं हो सकती, वो जहरीली फसल बनेगी। और यहीं से हमारी नींव कमजोर होने लगती है, जब हम अपने चीजों में, हमारे खाने पीने की चीजों में जब मुझे बड़ा अचंभा होता है, मैं बड़ा अचंभित होता हूँ इस चीज को लेके कि जब आप सोचते हैं कि मुझे कोई बीमारी ना हो और आप क्या करते हैं, अपने खाने की सब्जियों में, अपने गेहूं में, अपने चावल में आप जहर डाल रहे हैं। आप उनके अंदर जहर डाल रहे हैं, उनके अंदर जहर आ रहा है, आप उसको खा के आप चाहते हैं कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं। आप कितने ही स्वास्थ्य के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए, कितने ही आप दवाइयां इस्तेमाल कर लीजिए, आप तब तक स्वस्थ नहीं रह सकते जब तक आपका बेस, आपके खाने पीने, जो चीजें आपके अंदर जा रही हैं, जब तक वो सुरक्षित नहीं होंगी, आप कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए हेल्थ केयर के प्रोडक्ट से भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस चीज की जानकारी हो कि हमारी फसल में हम क्या डाल रहे हैं। लोग बड़ा उल्टा करते हैं, फसल में जहर डालते हैं और चाहते हैं मेरे बच्चे कभी बीमार ना हो, मुझे कभी कैंसर ना हो। ये जो कैंसर जैसी बीमारियां जो पहले शहरों की बीमारियां बोली जाती थी, अब गांव तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि हम अपनी फसल में जहर डाल रहे हैं। तो इस तरह के जहर मुक्त खेती करना, अगर जहर मुक्त खेती करेंगे तो हमारी जो फसल है वो अमृतदायी होगी, और अमृतदायी फसल होगी तो किसान भी समृद्ध होंगे। अब किसान क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी ऐसी, उसका खर्चा ज्यादा है और उसकी जो पैदावार है वो कम होती जा रही है दिन पे दिन। तो इस तरह की समस्या होते होते हमारे देश की जो सारी गड़बड़, जो बेस है, जो हमारा फाउंडेशन है, वो बड़ा कमजोर होता जा रहा है। तो हमारा मिशन यही है, फिर से आपको बता दूं, विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान, ये हमारा मिशन है। और इस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, हम सब इलेक्शन इस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के बारे में बताने जाएं तो अपने मिशन के बारे में जरूर बातें करें कि जी हम इस मिशन के तहत कार्य कर रहे हैं। हमारी कंपनी का एक मिशन है विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान, और इसी मिशन के तहत हम आपके गांव में आए हैं, आपसे बात करने आए हैं। आप जाइए, लोगों से, किसानों से बात कीजिए, किसी गांव में जाइए, वहां के सरपंच से बात कीजिए कि आज हम किसानों को जानकारी देने आए हैं। तो कृषि केयर डिवीजन के तहत हम बात कर सकते हैं। और नीचे हमने टैगलाइन है, ए मॉडर्न गेटवे टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का एक नया तरीका। पुराने तरीके से तो सबको पता है कि हमें खाद डालनी चाहिए, हमें जो मैन्योर है जो, या केचुए की खाद, ये सब डालना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मॉडर्न तरीके से कैसे आप अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके बारे में बातें करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए, मैं बचपन से एक ही बात सुनता आया हूं, पैदा हुआ हूं तब से, और आप भी सुनते आए होंगे, इंसान की तीन चीजें इंसान को चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें चाहिए आप सबको पता है? एक बार मैसेज करके बताइए कि क्या तीन चीजें, क्या रिक्वायरमेंट है आदमी के लिए, इसको बोला जाता है कि क्या तीन चीजें इंसान की रिक्वायरमेंट है। एक बार मैसेज करके मेरे को बताएं कि तीन चीजें क्या हैं जो इंसान की जरूरत है या इंसान को चाहिए। कोई भी लीडर बताए एक बार मेरे को कि क्या चीजें रिक्वायर है। रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल सही है, डेफिनेटली। आप सबको पता है तीन ही चीजों की रिक्वायरमेंट है इंसान के लिए, एक ही बात बताया जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। और इसी बात पे तो हमारे यहाँ पे तो बचपन से देखते हैं, फिल्में भी ऐसे ही बनती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। रोटी, कपड़ा और मकान, तीन ही चीजों की रिक्वायरमेंट हमें। इंसान की जो बेसिक चीज है वो यही है, रोटी, कपड़ा और मकान। आप सभी सहमत होंगे इस चीज से। और दोस्तों, इन तीनों रिक्वायरमेंट में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की तीन, इनमें भी सबसे, अगर मैं प्रायोरिटी पे बात करूं, देखिए तीनों को बारी बारी लेते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हमने सबसे नीचे से शुरू करते हैं, मकान। मकान इंसान की नीड है, लेकिन अगर मकान ना हो तो क्या इंसान मर जाएगा? आपका जवाब ये होगा, नहीं सर, मरेगा नहीं। तो परेशान जरूर रह सकता है लेकिन मरेगा नहीं। ठीक बात है, मकान के बिना काम चल सकता है, जिंदा रह सकता है। उसके बाद दूसरी नीड पे आते हैं, कपड़ा। कपड़ा इंसान की नीड है, हम सब की नीड है, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ये कपड़ा ना मिले तो क्या हम मर जाएंगे? आपका जवाब फिर ये होगा, नहीं सर, परेशान हो सकते हैं, मरेंगे नहीं। तो कपड़े के बिना भी काम इंसान का चल सकता है, इंसान जिंदा रह सकता है बिना कपड़ों के भी। लेकिन तीसरी जो प्रायोरिटी है वो है रोटी। रोटी मतलब खाना, कुछ भी हो सकता है। क्या बिना रोटी के हम जिंदा रह सकते हैं?
नहीं रह सकते हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो सबसे प्रायोरिटी, जो सबसे बेसिक जो नीड है जो इंसान को जिंदा रहने के लिए, वो है रोटी। और रोटी हमें कहां से मिलती है? रोटी हमें मिलती है इसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिससे हमें गेहूं, चावल, अनाज जो भी कुछ मिलता है, जिससे हमें रोटी मिलती है, इसका मतलब हमारी सबसे बेसिक जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जो इंडस्ट्री चाहिए वो कौन सी है? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बहुत सारी है, ऑटो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, एफएमसीजी इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है। लेकिन ये सारी इंडस्ट्रीज, आप सबको पता है, ये सारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है आदमी की इनकम पे। जब आदमी की इनकम ज्यादा होती है तो गाड़ी खरीदता है, जब उसको अच्छे अच्छे उसका पैसा कमा रहा था वो रियल एस्टेट में जाता है, आईटी में जाता है, एफएमसीजी की चीजें खरीद सकता है, टूरिज्म में जाता है, टेक्सटाइल करता है, गाड़ी। ये सब इंडस्ट्रीज आदमी की इनकम पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो सबसे बेसिक इंडस्ट्रीज जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, ये तो कमाई पे निर्भर करती है, इंसान ने कमाया तो ये इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन जो सबसे बेसिक जो नीड है इंसान की वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। आज इसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में कुछ बातें करेंगे जो हम सबकी बेसिक नीड है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। चाहे कोई झारखंड में रहता है, चाहे कोई वेस्ट बंगाल में रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, चाहे कोई केरला में रहता है, चाहे कोई गुजरात में रहता है, चाहे कोई राजस्थान में रहता है, इस धरती पे कोई भी कहीं भी रहता है, उसके लिए, उसको जिंदा रहने के लिए सबसे बेसिक जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। आज इसी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के बारे में। दोस्तों, अभी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की जो मेन जो समस्या क्या है, जो मेन इस इंडस्ट्री के आगे जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, वो एक ही चैलेंज है कि जनसंख्या बढ़ रही है और जमीन घट रही है। अब जमीन कैसे घट रही है? जमीन तो सीमित है। मान लीजिए आपके आपके गांव का एग्जांपल लेते हैं, आपके गांव का एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपका कोई भी XYZ कोई गांव है जिसमें आप रहते हैं, उस गांव की पॉपुलेशन है, मान लो कभी आज से अगर 20 साल पहले की बात करूं, उस गांव की पॉपुलेशन मान लो 1000 लोगों की थी, फॉर एग्जाम्पल, वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपके गांव में, आपके गांव के जो टोटल जमीन है, आपके गांव के हिस्से में जो पूरी जमीन है, मान लो वो 100 हेक्टेयर जमीन है और 1000 लोगों का परिवार उसमें रहता था। समझना, आज से 20 साल पहले की बात करूं, आपके गांव की पॉपुलेशन थी, 1000 आदमी थे, और गांव की जो जमीन थी वो थी 100 हेक्टेयर जमीन थी आपके गांव में। अब आप बात करें, अगर आज की बात करें, आज वो जो 1000 लोगों की जो जनसंख्या थी, आज वो जनसंख्या कितनी होगी? 10 गुना तो बढ़ी होगी। 10 गुना से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है जनसंख्या। जो 1000 लोगों की जनसंख्या थी, आज लगभग वो 10,000 लोगों की जनसंख्या बन चुकी है। लेकिन आपके गांव की जो जमीन 100 हेक्टेयर थी, क्या वो 200 हेक्टेयर हो गई? 150 हेक्टेयर हुई? या 300 हेक्टेयर चली गई? या 500 हेक्टेयर चली गई? आपका जवाब होगा सर जमीन तो वही 100 ही हेक्टेयर है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो मेन जो चैलेंज है एग्रीकल्चर में वो यही है कि पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसी अनुपात में जमीन घट रही है। आप एक बात सोचो, जब लोग बढ़ेंगे तो पैदावार बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? सीधी सी बात है, पैदावार बढ़नी चाहिए। जितने लोगों को पहले 1000 लोगों के लिए अनाज चाहिए था आपके गांव में, अब 10,000 लोगों के लिए अनाज चाहिए। जमीन उतनी ही है और उतनी भी नहीं है। समस्या यही है, उतनी नहीं है। पहले आपके घर में 1000 लोगों के लिए 100 घर थे, लेकिन अब 10,000 लोगों के लिए घर जो बन गए हैं वो 200 घर बन गए हैं। तो जो घर बने हैं वो किस जमीन पे बने हैं? उसी जमीन पे बने जिसमें कभी खेती होती थी। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ जमीन बढ़नी चाहिए, बढ़ नहीं रही है, उल्टा घट रही है। अगर उतनी भी रहे तो चलो समझ सकते हैं कि काम चल जाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि हमें रहने के लिए जगह चाहिए। तो जगह चाहिए तो जगह कहां बनेगी? जगह वही बनेगी जहां पहले खेती होती थी। आपके गांव में आप खुद देखें, हो सकता है जहां आपका घर है वहां कुछ साल पहले तक वहां आप जमीन में खेती होती थी, आज वहां पे घर बन चुके हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। 1970 में हम 53 करोड़ थे, 2023 में हम 142 करोड़ हो गए हैं। सोच के देखिए पॉपुलेशन किस हद तक बढ़ गई। तो 53 करोड़ लोगों के लिए जो पैदावार चाहिए थी, उतनी ही जमीन अभी हमारे देश में, और अब पैदावार जो चाहिए वो 142 करोड़ लोगों के लिए चाहिए। और जिस जमीन में खेती होता था, हो सकता है जिस बिल्डिंग में हम बैठे यहाँ पे भी कुछ साल पहले खेती होती होगी, जहां पे आप बैठे हैं वहां पे भी हो सकता है कुछ समय पहले खेती होती होगी। तो जमीन तो बहुत तेजी से घटती जा रही है, पॉपुलेशन उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। अब इस समस्या को निपटाने के लिए सॉल्यूशन क्या है? जो हरित क्रांति आई या दूसरे जो रिवोल्यूशन आए, ग्रीन रिवोल्यूशन और दूसरे जो रिवोल्यूशन आए, उन सब में एक ही बात किया गया कि कैसे
कैसे इस चीज को ओवरकम किया जाए कि जनसंख्या बढ़ रही है, पैदावार बढ़ानी पड़ेगी, तो कैसे पैदावार बढ़ाई जाए, उसके लिए कुछ कुछ उपाय किए गए। कौन से उपाय किए गए? सबसे पहला कुछ उपाय किया गया, वो किया गया हाइब्रिड बीज। पहले नॉर्मल बीज आते थे, पहले जो सीड्स थे वो देसी सीड्स आते थे, उनसे पैदावार कम होती थी। हाइब्रिड बीज लाए गए ताकि हाइब्रिड बीज आने से पैदावार बढ़ी। उसके बाद सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जो रासायनिक खाद है, वो आ गई। पहले नॉर्मल खाद इस्तेमाल होते थे, धीरे धीरे बड़े रासायनिक खाद आने लग गए, ताकि जो चीजें पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो रासायनिक खादों से पूरा कर सके और पैदावार को बहुत तेजी से बढ़ा सके। तो रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने लगा। तीसरा, कीटनाशकों का ज्यादा, पहले जब जो आपकी फसल थी उसको जो कीट पतंगे थे या जो दूसरी बीमारियां थी वो ज्यादा लगती थी, कीटनाशक आ गए, जिससे कीटनाशकों के प्रभाव से आपकी फसल खराब होने से बच रही है और पैदावार बढ़ रही है। तो ये 3 तरीके मुख्य अपनाए गए आपकी पैदावार को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से? हाइब्रिड बीज लाए गए, रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ गया और कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ गया। ये चीजें की गई आपकी पैदावार को बढ़ाने के लिए। मैं डेफिनेटली मानता हूं कि इनसे पैदावार बढ़ी है। जितनी पहले आप 1 हेक्टेयर में जमीन में जितनी पैदावार करते थे, अब उससे ज्यादा पैदावार करने लग गए, क्योंकि हाइब्रिड बीज आ गए हैं, रासायनिक खादों का इस्तेमाल होने लग गया है और कीटनाशकों का इस्तेमाल होने लग गया है। लेकिन इन सब के होने से पैदावार तो बढ़ी, लेकिन समस्या क्या आई आप सब जानते हैं। आज क्या हो रहा है? ये सब हो रहा है, जितनी ज्यादा पैदावार बढ़ रही है उतनी ही हॉस्पिटल्स की पैदावार भी बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, किडनी फेलियर के हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, दमा के हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, स्किन एलर्जीज के, सोराइसिस के। जितनी फसल में पैदावार में ग्रोथ हुई है उतनी ही ग्रोथ हॉस्पिटल्स में भी होती जा रही है। बीमारियों का आंकड़ा लगा लो, जब पैदावार कम होती थी तो बीमारियां कितनी थी, आज पैदावार आपने बढ़ा ली तो बीमारियां भी कितनी बढ़ गई। मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, कैंसर इस हद तक फैल गया है कि पहले शहरों में किसी कभी किसी लोगों को होता था कैंसर, आज गांव में जो खेती करने वाले लोग हैं, जो घरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, साधारण सा खाना खाते हैं, उन लोगों में भी आज कैंसर बहुत अधिक तेजी से बढ़ता जा रहा है। पंजाब जैसे पंजाब को स्पेशली धन का कटोरा कहा जाता है, अनाज का कटोरा उसको कहा जाता है पंजाब को। पंजाब से स्पेशल कैंसर की एक ट्रेन आती है, राजस्थान के बीकानेर में रोज ट्रेन आती है, रात को चलती है, उसमें पूरी ट्रेन में कैंसर के मरीज भरे होते हैं। कारण, पंजाब में पेस्टिसाइड और दूसरे रासायनिक खादों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और यही स्थिति पंजाब नहीं, पूरे भारत में ऐसा ही हो रहा है। पूरे भारत में आज यही यही प्रॉब्लम है कि बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो हमने उपाय किए पैदावार बढ़ाने के, लेकिन साथ में क्या चीजें बढ़ा ली? बीमारियों को भी बढ़ा लिया हमने। शुगर की बीमारी नोट कर लो, आज से 20-30 साल 50 साल पहले थी या नहीं थी? या दूसरी कैंसर या अस्थमा या सोराइसिस, ये बीमारियां पहले थी या नहीं थी? जब से किसानों को ज्यादा फर्टिलाइजर्स, ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने लगे हैं। और दोस्तों, अभी अगर हम नहीं संभले ना, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी रगों में आप जहर घोल रहे हैं, जहर। आने वाले समय में अपंगता पैदा होगी, बच्चे मानसिक अपंग पैदा होने लग जाएंगे, क्योंकि जिस हद तक हमारे जो शरीर में जहर घुलता जा रहा है। तो उपाय तो हुए, पेस्टिसाइड्स ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, हाइब्रिड बीज आने लगे, लेकिन साथ ही साथ बीमारियां भी बढ़ गई। तो अब क्या उपाय करें? सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन है कि हम बिना किसी के ज्यादा बीमारियों को बढ़ाए कैसे हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं? तो आज इस विषय पे थोड़ी सी बात करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ट्रेंड आदमी अगर इस इंडस्ट्री में हो ना, तो वो समझ जाएंगे कि पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है। वो कोई पुराने तरीके सरकार दे रही है, 4 यूरिया के कट्टे ले आओ, डीएपी के कट्टे ले आए, पोटास ले आए, बोरा पोटास ले आके डाल दिया, फिर उसने बताया कि कीट के लिए दवाई डालनी है, वो डाल दिया, जैसा चलता रहा उसी धड़ल्ले पे चलते जा रहे, कुछ नया जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, बिना बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स के, रासायनिक खादों का इस्तेमाल किए, बहुत ज्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल किए, या बहुत ज्यादा इस तरह की केमिकल वाली चीजों का बिना इस्तेमाल किए हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य है। यही हमारा उद्देश्य है कि कैसे हम अपनी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार पैदावार को बढ़ाएं, और यही हमारे कृषि केयर का डिवीजन का मेन उद्देश्य है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज की अगर पैदावार बढ़ानी है ना दोस्तों, ये सपस सी बात है, इसके बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, इसके पीछे बहुत ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। सीधी सी बात है, अगर ग्रोथ, किसी भी चीज की ग्रोथ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा। जैसे हमें बढ़ने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए, आपके बच्चों को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह हम जो भी पौधा, चाहे गेहूं का पौधा हो, चाहे चावल का पौधा हो, चाहे टमाटर का पौधा हो, चाहे वो घिया का पौधा हो, चाहे वो चकुंदर हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो सेब हो, चाहे वो अनार हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो अमरूद हो, XYZ कोई भी पौधा, इस धरती कोई भी पौधा, उसको भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है।
न्यूट्रिशन। कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए? जैसे आपकी बात करूं तो आप बोलेंगे सर मुझे प्रोटीन चाहिए, मुझे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मुझे फैट चाहिए, साथ में मुझे मिनरल्स चाहिए, कुछ विटामिन चाहिए। ऐसे करके हर इंसान को कुछ ना कुछ ये तीन मेन रिक्वायरमेंट तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स है। इसके अलावा फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें चाहिए आयरन चाहिए, हमें हमें कैल्शियम चाहिए, हमें दूसरे मिनरल्स चाहिए। ये सब कुछ हमारी रिक्वायरमेंट है हमें ग्रो करने के लिए। उसी तरीके से प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए हम थोड़ी बात करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। आप समझ जाएंगे चार्ट में सब कुछ आपके सामने है क्या क्या चीजें चाहिए पौधे को ग्रो करने के लिए। लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, मिट्टी चाहिए, और साथ में फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो ज्यादा मात्रा में चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो है, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट आपको अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन विटामिन ए की बात करें तो आपको थोड़ा सा चाहिए विटामिन ए, विटामिन डी आपको थोड़ा सा चाहिए, आपको कैल्शियम थोड़ा चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, आपको फैट ज्यादा चाहिए, आपको प्रोटीन ज्यादा चाहिए। तो जो प्लांट्स के न्यूट्रिशन की बात मैं करूं तो किसी भी प्लांट को डेवलप करने के लिए कुछ चीजें चाहिए। जैसे लाइट चाहिए, वो हमें भगवान सूर्य देव से हमें मिल जाती है, वो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें लाइट मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो आप भरपूर है कार्बन हम छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को मिलती है, ये पौधे लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद पानी, पानी चाहिए, उसके उसके लिए हम अलग से हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, हम उसको पूर्ति करते हैं पानी। जमीन अच्छी चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी न्यूट्रिएंट्स की हम बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े ध्यान से समझे। अगर आपको खेती करनी है तो पूरा सोच समझ के और ट्रेनिंग लेके अगर खेती करेंगे तो डेफिनेटली आप एक बहुत चमत्कारिक काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री कम पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, या जो कुछ कामयाब नहीं हो पाए उन लोगों की नहीं है। अच्छे पढ़ लिख के भी इस इंडस्ट्री में काम किया जा सकता है, अच्छा ग्रो किया जा सकता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की मैं बात करूं तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो 6 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें चाहिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसको एनपीके बोलते हैं, उसके बाद सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में 6 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो ज्यादा चाहिए। इसमें भी 3 प्राइमरी है और 3 सेकेंडरी है। 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिसको एनपीके बोलते हैं, ये है प्राइमरी। और सेकेंडरी है सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है। ये 6 मैक्रो ज्यादा मात्रा में चाहिए, लेकिन इसमें 2 डिवीजन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी 3 एनपीके, सेकेंडरी सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये है सेकेंडरी। उसके बाद आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल मात्रा में चाहिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए। वो कौन कौन से हैं? बोरोन, कॉपर, आयरन, क्लोराइड, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एंड जिंक। ये है पौधों को सब पूरा खाना जो पौधों को चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। देखिए अब आप बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको जिंदा रहने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन, वो फैट चाहिए, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, कुछ मिनरल्स, अगर उनकी कमी हो जाए तो आप एक स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे, धीरे धीरे बीमार होते जाएंगे और आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पौधों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जितनी जरूरत है, उसके साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी उतनी जरूरत, अगर आप चाहते हैं आपके पौधे अच्छे बने, आपकी फसल में ग्रोथ हो। लेकिन हम कल्चर में पढ़े कि बस यूरिया डाला, फॉस्फोरस डाला, पोटास डाला, बात खत्म। अगर आपको जानकारी हो कि हमें जितने पौधे को आपको नाइट्रोजन चाहिए उतना ही आपके पौधे को सल्फर भी चाहिए, उतना ही आपके पौधे को मैग्नीशियम भी चाहिए, कैल्शियम की भी उतनी जरूरत है, बोरोन की भी जरूरत है, कॉपर की भी जरूरत है, आयरन की भी जरूरत है। और ये सब कहां से मिलते हैं? अगर आप बात करें, देखिए मैं पूरा ये जो आपको एक पिरामिड आप देख सकते हैं, सबसे टॉप पे है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिसका भी मैंने नाम लिया, बोरोन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल, जिंक और क्लोरीन। उसके बाद है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीज। उसके बाद प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और ऑब्टेन फ्रॉम, और नीचे के जो सबसे बेस है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो एयर से उसको मिल जाते हैं, एयर और पानी से उसको मिल जाते हैं। उसके बाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये अगर आपके पौधे को अगर सारी चीजें मिल जाए तो आपके फसल को कितने भी हद तक उसको ग्रो की जा सकती है, आपकी फसल की ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे माइक्रो हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आपकी फसल की ग्रोथ नहीं होगी। तो अब हम बात करें, मैं फिर से आपको एक बार दोबारा से हिंदी में बता रहा हूं, आपकी फसल का जो खाने हैं वो मुख्य खाने क्या है? 3 आपके हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जो उसको एयर से मिल जाते हैं। उसके बाद प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास।
मुख्य खाद है ये। फिर इसी का सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कैल्शियम, मैग्नीज एंड सल्फर। और उसके बाद है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें है जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। 7, 3, 10, 3, 13 और 3, 16, 16 प्रकार की खाद, 16 प्रकार का न्यूट्रिशन आपके पौधे को चाहिए, चाहे वो टमाटर का पौधा हो, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो कोई भी सब्जियां हो, चाहे कोई भी फल हो, चाहे वो आपका अनार उगा रहे हैं, चाहे आप नींबू उगा रहे हैं, चाहे आप मौसमी उगा रहे हैं, चाहे आप चावल उगा रहे हैं, आपके किसी भी तरह के पौधे को ग्रो करने के लिए 16 प्रकार का खाना चाहिए। अब ये 16 प्रकार का खाना कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, उसके लिए बात करते हैं। देखिए, इन 16 प्रकार में भी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे मैंने बताया एनपीके 3 और कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीज, ये 6 जो है, जो आपने देखा होगा, 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, 3 सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, 6, ये 6 प्रकार का खाना, एनपीके, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, ये 6 प्रकार का खाना आपके पौधे के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अति आवश्यक है अगर आप कोई भी पौधे का ग्रो कराना चाहते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए आप क्या करते हैं, एनपी के लिए आप क्या करते हैं? हम सबको एक ही बात पता है, एनपी के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हम यूरिया डालते हैं, फोस्फेट के लिए हम सिंगल सुपर फोस्फेट वो आता है वो डालते हैं, पोटास के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास आता है वो हम डालते हैं। तो इससे आपका एनपीके पूरा हो जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये आपके तीनों पूरे हो जाते हैं। ये तीनों चीजें आप अपनी खेती में डालते हैं। अब थोड़ा सा इन पे नजर डालते हैं। जैसे आप यूरिया लेके आते हैं मार्केट से, यूरिया का बैग लेके आते होंगे, यूरिया 50 किलो का बैग आता है, वो आप लेके आते हैं। उस पर एक चीज लिखी होती है कि इसमें नाइट्रोजन 46% है। सिंगल सुपर फोस्फेट आता है, उसमें लिखा है इसमें फोस्फोरस है वो 16% है, और म्यूरेट ऑफ पोटास का जो आता है मार्केट में, उसमें लिखा होता है इसमें 60% पोटास है। अब आप सोचते हैं जब आप यूरिया डालते हैं तो उसमें 46% तो उसको मिलती है नाइट्रोजन, जो आपका पौधा ले लेता है, आपकी जड़ों से उसको ग्रहण कर लेता है, उसको नाइट्रोजन चाहिए वो उसको मिल जाती है। अब 100 किलो का अगर बात करूं मैं, 100 किलो में 46 किलो, 46% मतलब 46 किलो नाइट्रोजन है, तो 54 किलो उसमें क्या होता है? 100 किलो में अगर 16 किलो फॉस्फेट है, फॉस्फोरस है, तो उसमें 84 किलो और क्या होता है? 100 किलो में 60 किलो पोटास है, तो बाकी 40 किलो उसमें क्या होता है? कभी आपने सोचा नहीं? बस हम डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। दोस्तों, 100 किलो में 46 किलो नाइट्रोजन मिलती है, तो 54 किलो क्या है? 54 किलो आप देख सकते हो, मैंने स्क्रीन पे नाम लिखा है। 54 किलो जो है वो उसमें कैरियर, कैरियर, कैरियर क्या है? कैरियर है एक चीज को दूसरी जगह ले जाने का जो साधन, उसको बोलते हैं कैरियर। मैं अभी ऑफिस, मेरा कार जो मैं खड़ी कर दी, आप भी कहीं भी जाते होंगे तो कोई ना कोई चीज आपका कैरियर होती होगी। आप साइकिल से जाते होंगे, आप बाइक से जाते होंगे, बस से जाते होंगे, ट्रेन से जाते होंगे, किसी भी चीज से जाते होंगे। जिस चीज पे आप चढ़ के वहां तक पहुंचते हैं वो है आपका कैरियर। तो आपके खेत में नाइट्रोजन पहुंचाने का जो कैरियर है वो है यूरिया, और उसमें 46 किलो उसमें नाइट्रोजन है, 54 किलो कैरियर है जिसके ऊपर वो नाइट्रोजन आई। अब मैं अपने घर से कार लेके ऑफिस में आया, मेरा कैरियर था मेरी कार, मैंने क्या किया, उस कैरियर को मैंने ऑफिस के बाहर उस कैरियर को छोड़ा और मैं ऑफिस में अंदर आ गया। आप सोच के देखिए, अगर मैं मेरे कैरियर को भी अपने केबिन में ले आता तो मैं ऑफिस को लेके, जितने भी लोग भी ऑफिस में काम करते सब को, बस कोई सबका ऑफिस के अंदर होगी। आपकी आपकी स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी? मैं आप ट्रेन से गए, कैरियर को अपने साथ ले गए और जहां आपको जाना था ट्रेन को ही घुसा दिया। अपनी बाइक को ले गए, अपने बाइक को अपने घर में, आप ऑफिस से घर आते हैं कैरियर से, अपने बेडरूम में अपनी बाइक, अपनी कार को बेडरूम में ले जाओ, क्या होगा उस जगह का? आप बोलेंगे सब तहस नहस हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसा ही आपकी जमीन के साथ हो रहा है, आपकी जमीन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपके जमीन में जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास के साथ साथ जो कैरियर है वो डंप होते जा रहे हैं, डंप होते जा रहे हैं, डंप होते जा रहे हैं, और आपकी जमीन अस्त व्यस्त होती जा रही है। कैसी जमीन होती जा रही है? आपकी जमीन में जो मिनरल्स पार्टिकल, हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आपकी जमीन जो है, मुझे लगता है आप फिर से मेरे को सुन पा रहे होंगे। हम जो फर्टिलाइजर्स अपनी जमीन में डालते जा रहे हैं, चाहे वो यूरिया हो, चाहे दूसरे जो भी, जैसे अभी हमने बातें की, उन सब के साथ जो कैरियर है वो भी डंप होता जा रहा है, कैरियर भी डंप होता जा रहा है। और उसकी वजह से हो क्या रहा है? आपके जमीन में जो ये परसेंटेज आपकी जमीन की होनी चाहिए,
25% गैसेज एंड वाटर होना चाहिए, 25% इसमें एयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम 45% मिनरल्स होने चाहिए, और 5% जो है ऑर्गेनिक मैटर उसमें होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे जैसे आप पार्टिकल्स डंप करते जा रहे हैं, डंप करते जा रहे हैं, जो आपकी जमीन में मिनरल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और आपकी जो जमीन है वो धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, आपकी जमीन हार्ड होती जा रही है। चल रहा है, इसको ही कर लेते क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ पा रही है, एक बार बताएंगे मुझे। हम्म। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जो हार्ट जो कैरियर के जो पार्टिकल्स हैं, जो हमारे खेत के काम की चीज नहीं है, आपको नाइट्रोजन चाहिए थी, फॉस्फोर चाहिए था, पोटाश चाहिए था, वो आपके जमीन को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो कैरियर था वो जबरदस्ती वहां पर डंप होता जा रहा है, डंप होता जा रहा है, डंप होता जा रहा है, और आपकी जमीन है वो धीरे धीरे अनफर्टाइल होती जा रही है, आपकी जमीन हार्ड होती जा रही है। आप नोट करेंगे, आज से अगर 10-15 साल पहले की बात करूं तो आप खुद आपके अपने बुजुर्गों से पूछ के देखिए, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ के देखिए कि आपकी पहले जो जमीन थी वो कैसी थी और अब जमीन कैसी हो गई। वो बताएंगे पहले जमीन बड़ी सॉफ्ट सी रहती थी, कलर भी अलग था, लेकिन अभी जमीन देखे तो लगभग हमारे पूरे भारतवर्ष में ज्यादातर जमीन की स्थिति ये हो गई है, आपकी जमीन हार्ड हो गई है, उसमें बहुत सारे मिनरल पार्टिकल्स का जो रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो उसकी जो पैदावार है, जो उपज है, वो काफी कम हो गई है। तो इस तरह की आपकी जमीन हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि हम इसमें रासायनिक खादों का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो काम की चीजों के साथ साथ उसमें अनवांटेड चीजें, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम आप अपने बेडरूम में अपना कैरियर लेके जाएंगे तो आपके बेडरूम की क्या स्थिति होगी, वही स्थिति आपकी जमीन की हो गई है। सब कुछ यहाँ पर डंप होता जा रहा है। आप देखें, ये जमीन का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर की जमीन, उसके बाद जैसे जैसे आप जमीन के नीचे स्तर पे जाते जाएंगे, देखिए आपकी जमीन किस तरीके से हार्ड हो गई है, आपकी जमीन में मिनरल पार्टिकल्स बहुत ज्यादा जमा हो गए हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जमीन हार्ड होने की वजह से क्या होगा, आप सोचेंगे इसकी वजह से क्या होगा। जमीन हार्ड होने का मेन की वजह से हो क्या रहा है, आपकी जमीन बंजर हो रही है। क्यों बंजर हो रही है? कोई भी पौधा जब आप लगाएंगे तो उसको, पौधे को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ हवा से मिलेंगे, कार्बन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, लेकिन बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो पौधा कहां से लेता है? वो जमीन से लेता है। और जमीन से लेने के लिए भगवान ने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं रूट्स, जड़े। उसकी जड़ें जब जमीन में फैलेंगी तो प्राइमरी रूट्स, उसके अलावा लेटरल रूट्स, जितनी ज्यादा रूट्स जमीन में फैलेंगी उतना ही ज्यादा वो पोषक तत्व वहां से ग्रहण कर पाएगा। लेकिन आपकी जमीन के हार्डनेस की वजह से हो क्या रहा है, पोषक तत्वों की अनअवेलेबिलिटी हो रही है, और आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप ज्यादा ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ज्यादा ज्यादा आप रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, पैदावार कम होती जा रही है क्योंकि जमीन बंजर होती जा रही है। आप और ज्यादा रासायनिक खाद डालते हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, वो और ज्यादा डंप होते जा रहे हैं, आपकी जमीन को और ज्यादा इनफर्टाइल बनाते जा रहे हैं, और यही सिलसिला चलता जा रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, किसान के खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन पैदावार कम हो रही है। किसान के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। पिछली बार 2 कट्टे उसने यूरिया डाले थे, इस बार 3 डालने पड़ गए, लेकिन पैदावार उस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, बढ़ नहीं रही। उसकी जमीन कमजोर होती जा रही है, खर्चे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से हमारे देश में जो किसान है वो गरीब होता जा रहा है। सोच के देखिए, सबसे इंपोर्टेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग और उनकी हालत सबसे पिछड़ी है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है?
हमें करना एक ही बात है। अगर आप अपनी देखिए सीधी बड़ा सपस सा है, बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, बड़ी सपस सी बात आपको बता दूं कि पौधों को जैसे हमें ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, उसके आपके लिए पौधों को भी ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए। पौधों को बिना जमीन के भी, आप देखा होगा कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, बहुत सारे देश, इजराइल का अगर बात करूं, इजराइल में पौधों को हवा में उगाते हैं। वो उनको जमीन नहीं, उनके पास जमीन है ही नहीं, उनकी जमीन उगाने लायक नहीं है, वो हवा में पौधों को उगाते हैं। आप भी उगा सकते हैं। प्लांट्स कैन ग्रो इन सॉइल और सॉइल लेस मीडियम, सॉइल में भी उगा सकते हैं और सॉइल लेस मीडियम में भी उगा सकते हैं। बस क्या चाहिए, देखो आपको आपको खाना चाहिए, चाहे आपके घर में मिल जाए, चाहे आपको रेस्टोरेंट में मिल जाए, चाहे आपको रोड पे बैठा के खिला दे, चाहे आपको कहीं छत पे ले जाके खिला दे, आपके पेट के अंदर खाना जाना चाहिए आपको ग्रो करने के लिए। उसी तरह पौधों को न्यूट्रिएंट चाहिए, चाहे वो कैसे भी मिल जाए, चाहे वो जमीन से मिले, चाहे उसको हवा से दो, कहीं से भी दो, उसके शरीर उसके अंदर न्यूट्रिशन जाने चाहिए। 16 तरह के जो न्यूट्रिशन हमने बात की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो उसको हवा से मिल जाते हैं। उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैं बार बार आपको यही बातें बता रहा हूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उसको ज्यादा मात्रा में चाहिए, अच्छी लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए, ये उसको ग्रोथ के लिए चाहिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए ताकि कि उसको उसका जो प्रॉपर उसमें फल आ सके, उसमें फूल आ सके। तो जितनी इंपॉर्टेंस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की उतनी इंपॉर्टेंस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी। अगर ये सारे उसको मिल जाएं, चाहे वो सोइल से मिले, चाहे उसको आप बाहर से दे, कहीं से भी दे, आपकी फसल में ग्रोथ हो सकती है। और दोस्तों इन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, खासकर मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, जब आप कोई चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने उसमें बताया आपको कि उसमें साथ में कैरियर डंप हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों को अगर आप चाहते हैं प्राकृतिक रूप से आपके पौधे को मिले, बिना किसी एडवर्स इफेक्ट के, बिना किसी कैरियर के, तो उसके लिए एलेक्स लेके आए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आपके लिए। और प्रोडक्ट का नाम है एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर। आप मेरे हाथ में भी देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट आपके, जैसे मैंने बताया कि पौधे न्यूट्रिशन जमीन से भी ले सकते हैं, हवा से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, आप पत्तों से भी ले सकते हैं। तो ये एग्रोलैक्स जो ग्रोथ प्रमोटर है, इसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न्यूट्रिशन का काम करेगा। इसमें ग्रोथ प्रमोटर, नाम इसका ग्रोथ प्रमोटर। और ग्रोथ कौन प्रमोट करेगा? जिसमें न्यूट्रिशन होगा। तो ग्रोथ प्रमोटर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। इसमें पौधे के लिए वो सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें है। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए, वो सारे इसमें है। इसके अलावा जो कुछ प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है वो इसमें है, कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर में भी इसमें नहीं होंगे, वो किसी दूसरे माध्यम से हम पूरे कर सकते हैं। तो ये एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड फॉर्म में है। आप देख सकते हैं, आप तक काफी लोगों तक ये पहुंच भी गया होगा। ये 500 ml की पैकिंग में है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें सब कुछ लिखा गया है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इसको हम पौधों के पत्तों के माध्यम से भी हम न्यूट्रिशन उनको अंदर पहुंचा सकते हैं। तो इसको आप छिड़काव के तरीके से इस्तेमाल करना है। छिड़काव कैसे करना है, इस पे साफ लिखा है 2.5 ml एग्रोलैक्स ग्रोथ बूटर को प्रति लीटर पानी, प्रति लीटर, जैसे आपकी कितना लगेगा, जैसे कई बोलते हैं सर मेरे खेत में कितना लगेगा, तो खेत की, हमारे यहाँ खेत का जो माप है वो पूरे भारत में अलग अलग है। कहीं पे हेक्टेयर है, कहीं पे बीघाज है, कहीं पे किल्ला है, कहीं पे कट्टा है, कहीं पे किसी अलग अलग माप है। तो मैं नहीं बता सकता कि आपके एक खेत की कितनी लंबाई चौड़ाई है, लेकिन आपको कितना लेना है, सीधी सी गणित एक ही है। आपको 1 लीटर पानी में, जैसे आपके पानी जो स्प्रे करते हैं, पानी की जो टंकी है मान लो 10 लीटर की है, तो प्रति लीटर 2.5 ml के हिसाब से उसमें डालना है। 2.5 ml प्रति लीटर। अगर 10 लीटर की टंकी है तो 25 ml उसमें डलेगा और उसे बस स्प्रे करना है। अगर पूरे की बात करूं तो ये जो पूरा 500 ml का है, ये प्रति एकड़ के हिसाब से, 1 एकड़ में ये इसका आपको स्प्रे करना है। दैट्स इट। जितनी भी टंकी आपके खेत में लगती है, मुझे नहीं पता 1 टंकी लगती है, 2 टंकी, 5 लगती है, 10 टंकी लगती है, जितना आपका खेत का साइज छोटा बड़ा होगा उस पर निर्भर करता है। तो 2.5 ml प्रति लीटर पानी में इसको डाल के उसका छिड़काव करना है। और ये ग्रोथ प्रमोटर, यकीन माने दोस्तों, इसके 3 छिड़काव आपको अपनी फसल में करने हैं। 3 छिड़काव करने हैं। एक तो जब आपकी फसल, आपकी बुआई हो जाएगी, जब वो अंकुरित होगा उस समय पहला छिड़काव होगा, उसके 15-20 दिन बाद दूसरा छिड़काव होगा, और उसके 15 से 20 दिन बाद तीसरा छिड़काव होगा। इस हिसाब से इसके 3 छिड़काव करने हैं। ये आपके पौधे का खाना है, बिना खाने के कैसे बढ़ेंगे वो, तो ये आपके पौधे का खाना है। आपके पौधे को खाना मिलेगा, वो ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो उसका तना भी अच्छा रहेगा, उसके पत्ते भी अच्छे रहेंगे, फूल भी अच्छे आएंगे, फल भी अच्छे आएंगे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, या फिर फलों की बात करें चाहे अनार हो, नींबू हो, ये सभी के लिए एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर
ये एक प्रोडक्ट है जो हर एक पौधे की, चाहे वो किसी भी चीज का पौधा, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। और 100% मैं दावा करता हूं पहले ही साल जब आप इसके 3 छिड़काव करेंगे, आपकी किसी भी तरह की फसल है उसमें 20 से लेके 50% तक की वृद्धि आपको मिलेगी। ये है एग्रोलैक्स का ग्रोथ प्रमोटर। देखे ये ज्यादा ज्यादा किसानों को, और ये 100% ऑर्गेनिक है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल या कोई जहर इस्तेमाल नहीं किया गया है, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित है, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने वाला प्रोडक्ट नहीं है। तो एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में आपके पौधे को न्यूट्रिशन देने के लिए ये बनाया गया है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर के क्या काम है। ये फिर से आपको बता दूं, आपके पौधे को जो 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स में से काफी हद तक ये न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कराता है। कुछ न्यूट्रिशंस है, देखिए हर एक चीज से ही मैं आपको एक चीज को क्लियर कर दूं, आपके घर में आप कोई भी डिश बना ले, कोई भी अच्छी चीज बना ले, एक ही खाने में सारे न्यूट्रिशन डाल पाना मुश्किल है। आप बोलेंगे सर मैंने आज घिया की सब्जी बनाई, आज मैंने करेले की सब्जी बनाई, आज मैंने हलवा बनाया है, आज मैंने कुछ भी बनाया है XYZ, किसी से कोई चीज आपको मिलेगी, आपने सेब खाया, कभी आपने अनार खाया, किसी में कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा है। उसी तरह एक ही प्रोडक्ट के अंदर सब कुछ समावेश करना तो मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हर वो चीज जो आपके पौधे को चाहिए, आपके पौधे को जो भी चीजें चाहिए, इनमें से सभी के सभी मैं बोलूं कि आपको एक ही प्रोडक्ट में मिलेंगे, ऐसा संभव। लेकिन मैक्सिमम जो आपको मैक्सिमम आपके पौधे को चाहिए वो सारे इस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आपको मिल जाएंगे। जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपके पौधे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, उसके जो फूल आएंगे वो अच्छे आएंगे, उसके जो फल आएगा वो जल्दी झड़ेगा नहीं, फल मैच्योरिटी की तरफ ज्यादा जाएगा, आपके जो मादा जो फूल हैं उनकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी, ताकि ज्यादा ज्यादा फ्रूट में, तब जो फूल जितने आएंगे ज्यादा ज्यादा फ्रूट में तब्दील हो सके। तो ये सारे फायदे आपको इसके मिलने वाले हैं। और जब तक ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा, आप देखें एक बहुत ही शानदार पैकिंग के साथ इसके अंदर एक सील लगी हुई है, इसको आप खोलेंगे और इसको पानी के साथ डाल के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं एक्सीडेंटली। वैसे इसमें किसी तरह का जहर नहीं है, लेकिन फिर भी आंखों से और उसको थोड़ा बचा के रखना है, किसी भी तरीके से इसको कांटेक्ट में, मतलब इसको पीने में या आंखों में इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर एक्सीडेंटली ऐसा हो जाए तो इसको तुरंत हमें पानी से धो लेना चाहिए, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, एग्रोलैक्स ग्रोथ प्रमोटर आपके पौधे के खाना देने का एक माध्यम है। पहले ही साल जो भी वो यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोर जो भी कुछ डाल रहा है, अगर वो 2 कट्टे डाल रहा है तो 1 कर देना है, साथ में बस ये डाल देना है। पहले ही साल किसान के खर्चे कम होने लग जाएंगे, पैदावार बढ़ने लग जाएगी, और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमें करना है। किसान के खर्चे कम हो और पैदावार बढ़े, तब किसान समृद्ध होगा, तब हमारा मिशन पूरा होगा। विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान। समृद्ध किसान, अगर हम बोले कि हम ऐसी ऐसी चीजें डालो कि फसल तो आपकी अमृतदायी होगी, लेकिन बेचारे का खर्चा ज्यादा हो रहा है और पैदावार कम हो रही, तो समृद्ध नहीं हो पाएगा। और जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक देश भी समृद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो देश है, देश की बहुत बड़ी इकोनॉमी, देश की संपूर्ण इकोनॉमी कृषि पर ही आधारित है। तो पहले ही साल से उसके खर्चे कम हो जाएंगे और पैदावार डबल हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस आप इस प्रोडक्ट को ज्यादा ज्यादा उन किसानों तक पहुंचा दीजिए जो भी खेती में, जो भी आपसे संबंधित है, जो खेती कर रहे हैं, उन लोगों तक इस प्रोडक्ट को जरूर पहुंचाने का आपका काम है। ग्रोथ की गारंटी हमारी है कि ये प्रोडक्ट 100% काम करेगा और उसको ग्रोथ मिलने वाली। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पोषक तत्व तो जैसे समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई रखने की चीजें नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे पोषक तत्व आप उसको छिड़काव से दे सकते हैं, हवा से दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पोषक तत्व जो उसको मिलेंगे वो कहां से मिलने वाले हैं? वो मिलने वाले हैं जमीन से। जमीन हमारी माँ है, सभी की माँ है, चाहे हमारी हो चाहे पौधों, सभी की माँ है। माँ से ही उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, माँ ही उसको पालती है। तो हमारी जो जमीन है, उस जमीन से उसको न्यूट्रिशन मिलेंगे, बहुत सारे न्यूट्रिशन उसको मिलेंगे। लेकिन जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, जमीन हार्ड होती जा रही है, तो मिलेंगे कहां से? तो आपकी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, आपकी जमीन को अच्छा बनाने के लिए एक स्पेशल एक प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया, जिसका आपको नाम को पता है, जिसका नाम है भूमिलैक्स। भूमिलैक्स ग्रेन्यूल्स। वो क्या है, थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये, इस प्रोडक्ट को बड़ा ध्यान देकर समझने की कोशिश करना कि भूमिलैक्स क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है और क्या इसके फायदे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यहां मैंने कुछ ब्रीफिंग की है, लेकिन मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताऊंगा। जैसे ये पॉइंट्स हैं कुछ, 5 इसके मेन फायदे हैं जिसकी वजह से इसको लॉन्च किया गया। पहला फायदा, इट इंप्रूव्स एसिड सॉइल्स एंड ट्रीट एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। ये आपकी जमीन की जो एसिडिटी है उसमें सुधार करता है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी को कम करता है। इसके बारे में बात करूंगा विस्तृत से। सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। हमने देखा था
इसके बारे में मैं बात करूंगा, बस आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है। इंप्रूव वाटर इन्फिल्ट्रेशन, वाटर इन्फिल्ट्रेशन को इंप्रूव करता है। हेल्प रिड्यूस रन ऑफ एंड इरोजन। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे पॉइंट्स क्या है, बस आप नोट कर सकते हैं कि भूमिलेक्स ये काम करता है। अभी क्या काम करेगा, कैसे, एक एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। पहला है इंप्रूव एसिड सॉइल्स एंड ट्रीट एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझना मेरी बात को ध्यान से। एक किसान है बेचारा, उसको कोई भी बोलता है कि तू यूरिया डाल, तू नाइट्रोजन डाल, या आप पहुंच गए उसके पास, आपने बताया कि ये हमारा वाला ये डालो, या कोई भी उसके पास कोई भी जाता है, किसान बेचारा थोड़ा कम एजुकेटेड आदमी है, वो चाहता है किसी भी तरीके से उसकी फसल बढ़े, उसकी इकोनॉमी सुधरे, तो जो भी उसको कुछ बोलते हैं वो अपनी जमीन में डाल देता है। यूरिया डाल दिया, पोटास डाल दिया, नाइट्रोजन डाल दिया, कोई बोला इस चीज का छिड़काव करो, कोई बोले इस चीज का छिड़काव करो, तो जो भी उसको बोलते हैं वो उसका डाल देता है, उसके लिए वो पैसे भी खर्च करता है। लेकिन आपको एक बड़ी आज इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं, आप अपनी जमीन में कितना भी न्यूट्रिशन डाल लो, कितने भी न्यूट्रिशन आप अपनी जमीन में डाल लो, अगर आपकी जमीन की पीएच ठीक नहीं है, आपकी जमीन की पीएच ठीक नहीं है, पीएच आप समझते होंगे जैसे हमारी बॉडी की पीएच है, उसी तरह जमीन की पीएच, अगर आपकी जमीन की पीएच, पीएच का मतलब है कि 3 तरीके की जमीन हो सकती है, एसिडिक जमीन हो सकती है, अल्कलाइक जमीन हो सकती है, और नॉर्मल जमीन हो सकती है, न्यूट्रल जमीन हो सकती है। पीएच का स्केल है 1 से लेके 12, 13, 14 तक उसका स्केल है। 1 से लेके 6 तक की जो चीजें हैं वो एसिडिक मानी जाती हैं, 6 से लेके 7.5 तक की चीजें, 6 से 7, 7.5 तक की जो चीजें हैं वो न्यूट्रल होती हैं, और 7, 7.5 से ऊपर की चीजें एल्कलाइन होती है। दोस्तों आपकी जमीन का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना न्यूट्रिशन डालें। हमारे लोगों को टेक्निक नहीं है, जानकारी नहीं है बेचारों को जमीन की, वो जो भी कहते हैं वो डालते जाते हैं, कितना भी आप फर्टिलाइजर डाल लो, अगर आपकी जमीन की पीएच प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रल नहीं है आपकी जमीन, या तो बहुत ज्यादा एसिडिक है, या बहुत ज्यादा क्षारीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय है, बहुत ज्यादा क्षारीय है, तो आपके जो भी न्यूट्रिएंट डालेंगे वो वेस्ट जा रहे हैं, आपका पैसा भी वेस्ट जा रहा है, और आपकी जमीन उनको एब्जॉर्ब नहीं करती। जमीन का पीएच का नॉर्मल होना बहुत आवश्यक है। जैसे मैंने बताया 0 से लेकर 14 तक का चार्ट है। 7 अगर पीएच आपकी जमीन की है तो आपकी जमीन न्यूट्रल है, अगर उससे कम है तो आपकी जमीन एसिडिक है, और उससे ज्यादा है तो आपकी जमीन अल्कलाइन है। दोनों ही कंडीशन, आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर डाल रहे हैं, अगर आपकी जमीन एसिडिक है तो भी उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा क्षारीय है तो भी उनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और हो क्या रहा है आज हमारे देश में, आज हमारे देश में ऐसा ही हो रहा है कि बहुत ज्यादा केमिकल वाले फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के कारण हमारी जो जमीन है मैक्सिमम हमारे देश की, वो एसिडिक हो गई है, एसिडिक सॉइल हो गई है, जिस वजह से हमारी जमीन में जो एल्यूमिनियम का जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ गई है, और आपकी जमीन एसिडिक हो गई है, जिस वजह से आपके जमीन में कुछ भी डालो, चाहे आप सल्फर डालें, चाहे आप कैल्शियम डालें, चाहे आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स अगर उसमें डालेंगे, तो उसकी जो एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। एसिडिक जमीन की यही खास बात है कि उसमें आप कितना भी न्यूट्रिएंट डालें वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। और आप देखें ये पीएच का, अगर आप अपनी जमीन की भी पीएच माप सकते हैं, पीएच मीटर आता है, आप पीएच माप सकते हैं जमीन का, मैंने दिखाया आपको 0 से 10 सेंटीमीटर तक जो जमीन की पीएच है वो 4.25 है, कितनी हाईली एसिडिक हो गई आपकी जमीन। 10 से 20 सेंटीमीटर तक नीचे जाएंगे 4.10, 20 से 30 सेंटीमीटर तक जमीन में नीचे जाएंगे 4.48, और 30 से 40 सेंटीमीटर तक नीचे जाएंगे तो 5 पीएच है। सोचे आप 50 सेंटीमीटर तक आपकी जमीन का पीएच हाईली एसिडिक है, और यही वो जमीन है जो आपके पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं चाहिए। यही वो जमीन है जो ग्रोथ के लिए, जहां की रूटें जाएंगी, जहां से उसको एब्जॉर्ब करना है, और वही सारी हाईली पीएच, उसकी पीएच इतनी कम होगी, हाईली एसिडिक आपकी जमीन हो गई है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते करते। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपकी जमीन अच्छी रहे, आपकी जमीन में जो आप खाद डाल रहे हैं, जो उसको न्यूट्रिशन देना चाह रहे हैं, अगर वो प्रॉपर रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो पीएच है वो न्यूट्रल होनी आवश्यक है। तो अगर आप अपनी पीएच, अगर आपकी पीएच नॉर्मल है, तो आप चाहे नाइट्रोजन डाल रहे हैं, चाहे फॉस्फोरस डाल रहे हैं, चाहे पोटास डाल रहे हैं, चाहे सल्फर डाल रहे हैं, चाहे कैल्शियम डाल रहे हैं, चाहे मैग्नीशियम, ये 6 प्रकार का जो मुख्य खाना जो उसको है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है 6, ये सारे तभी एब्जॉर्ब होंगे जब उसकी पीएच नॉर्मल होगी। और हमारा जो प्रोडक्ट है भूमिलेक्स, उसका सबसे पहला काम यही है कि ये आपकी जमीन का जो पीएच है स्तर है उसको न्यूट्रल करता है। अगर आपकी जमीन बहुत ज्यादा क्षारीय है या बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक जमीन को ये न्यूट्रल करेगा, आपकी जमीन की पीएच को ये कंट्रोल रखेगा। आपकी जमीन की जो पीएच है वो लगभग 6, 7, 7 के आसपास आपकी पीएच, 7.5 तक आपकी पीएच रहेगी, ताकि ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपकी जमीन में अब्जॉर्ब हो सके। तो पहला जो इसका काम है कि आपकी जमीन की पीएच स्तर को नॉर्मल रखता है, उसकी एसिडिक नहीं होने देता है, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी को रोकता है, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने से
उसमें उसमें बढ़ोतरी आती है। तो समझ गए होंगे आपकी जमीन की पीएच का क्या वैल्यू है। पीएच मीटर एक छोटा सा था, आप अपनी जमीन की पीएच माप सकते हैं। मुझे पता है 90% लोगों की जो जमीन है वो एसिडिक हो चुकी है, या बहुत ज्यादा कई एरिया है जहां पर क्षारीय भी हो चुकी है। तो हमें जमीन की पीएच स्तर को सुधारना है, और पीएच स्तर सुधारने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारा भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स, जो जब आप अपनी जमीन में डालेंगे तो पहली बात ये उसकी पीएच को सुधारेगा और उसको न्यूट्रल करेगा। उसके बाद दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो है सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर फॉर प्लांट। ये जो मेन जो हमारा जो मैं आपको दिखाऊं जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, हमारा जो भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स, ये जो मेन इसका जो काम है, इसके अंदर जो खाना है ना, वो इसमें मुख्यतः दो खाने हैं, सल्फर एंड कैल्शियम। मैग्नीशियम भी देता है। आप देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो तरह के चीजें, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो पौधे को चाहिए उसमें दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। उसके अलावा जो सेकेंडरी है वो है कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। तो तीनों जो कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम है उसका जो सोर्स है वो है ये भूमिलेक्स सोयल कंडीशनर ग्रेन्यूल्स। आपकी जमीन को, जो आपकी जमीन में जो सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कमी हो गई है उसको ये पूरा करते हैं। मैग्नीशियम, सल्फर हम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। सल्फर का बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए। क्या क्या क्यों जरूरी है? पौधे में जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, जिसकी वजह से सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाता है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सल्फर बहुत जरूरी चाहिए। ये कंपोनेंट है अमीनो एसिड्स का, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस जो आपके पौधे में होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये आपके स्पेशली, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का, जो नाइट्रोजन पड़ी है जमीन में उसको लेने का, जो फिक्सेशन करने का जो काम है, उसके लिए भी सल्फर बहुत जरूरी है। सल्फर और कैल्शियम आपके पौधों के लिए बहुत जरूरी तत्व है। सल्फर ये सारे काम करता है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम आपके पौधे को, कोई भी पौधा हो, कैल्शियम आपके पौधे को तनाव देता है। तनाव मतलब उसको रिजिडिटी देता है, तने को सीधा रखने की क्षमता देता है, पौधों को सीधा रखने। कैल्शियम की कमी से क्या होगा? आपके पौधे ऐसे ड्रॉप हो जाएंगे, आपके पत्ते ड्रॉप आउट हो जाएंगे। पत्ते ऐसे, सल्फर और कैल्शियम की कमी से पत्ते ऐसे, आपने देखा होगा किसी भी के पत्ते ऐसे घूम जाते हैं, गोल हो जाते हैं, उस रिज ऐसे नहीं रह पाते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो कैल्शियम और सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है जो आपके पौधे को चाहिए। तो वो दोनों पोषक तत्व किससे मिलते हैं? भूमिलेक्स से मिलते हैं। तो भूमिलेक्स का दूसरा काम ये की है कि आपके पौधों को कैल्शियम, आपकी जमीन में कैल्शियम और सल्फर को पूरा करता है, मैग्नीशियम को पूरा करता है, जिसकी वजह से आपके पौधे को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो तेजी से ग्रो करने लगता है। तो पहला काम पीएच को नॉर्मल करता है, दूसरा काम सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति करता है। उसके बाद अगला जो उसका काम है, इंप्रूव सोइल स्ट्रक्चर। जैसे हमने बात की थी कि आपकी जमीन बड़ी हार्ड हो गई है, कॉम्पैक्ट हो गई है, ये क्या करेगा? भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स जो मेरे सामने इधर रखे हैं, आप तक भी पहुंच गए होंगे, ये ग्रेन्यूल्स जब आप अपनी जमीन में डालेंगे ना, तो ये आपकी जमीन को भुरभुरा बनाएंगे। आपकी जमीन में जो जो हमारे इंपोर्टेंट, जो हमारे काम के जो जीवाणु है ना, जो जमीन को भुरभुरा बनाते हैं, उन जीवाणु की वृद्धि करेंगे, आपकी जमीन को नरम करेंगे। नरम करेंगे तो सोइल का स्ट्रक्चर है वो ढीला होगा, और ढीला होगा तो क्या होगा? जैसे मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि जमीन में अगर आपका पौधा, आपने कोई बीज अंकुरित किया है, जब तक उसकी रूट्स प्रॉपर नहीं बनेंगी ना, रूट का डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा। तो ये आपके सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करके जो रूट स्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएगा। आपकी जड़ें ज्यादा फैल पाएंगी। जो लेटरल रूट्स है किसी भी पौधे की होती है, प्राइमरी रूट, जो मेन, जो इंपॉर्टेंट, जो बड़ी रूट है वो तो बनेगी, लेकिन अगर आपकी जमीन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो जो सेकेंडरी साइडिंग की सेकेंडरी रूट्स हैं, जो आपके पौधे को स्ट्रेंथ देती हैं, हवा में खड़ा रहने की ताकत देती हैं, बारिश में वो गिरेगा नहीं, हवा से गिरेगा नहीं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट ज्यादा खींचेगा, तो सोइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करेगा और आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में उनकी हेल्प करेगा। तो ये तीसरा काम है भूमिलेक्स का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इंप्रूव वाटर इनफिल्ट्रेशन। समझना, आपकी जमीन हार्ड हो गई, आप पानी देते हैं जमीन में, लेकिन वो पानी ज्यादा अंदर तक इनफिल्टर नहीं हो पा रहा है जमीन की हार्डनेस की वजह से। तो आपकी जमीन को नरम करके, भुरभुरा करके जो पानी है उसको अंदर इनफिल्ट्रेशन बढ़ाता है ये भूमिलेक्स। आप देख सकते हैं सामने मेरे इमेज आपको दिख रही होगी, अगर आपकी जमीन में प्रॉपर हवा, पानी अंदर तक नहीं जा रहा है तो आपकी फसल की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही आपने जैसे ही आपने जमीन में डाला, आपकी जमीन में एयर और पानी की इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देख पाएंगे जैसे इन्फिल्ट्रेशन हुई, इमीडिएटली उसके 8 से 10 वीक बाद का अगर पिक्चर आप देख पाएंगे तो उसकी जो रूट्स है वो बहुत डीपर हो गई है, जड़ें काफी, ये इधर पहली तरफ मेरी तरफ देख पाएंगे आप, हार्ड सॉइल है, जड़ें मजबूती से अंदर नहीं जा पाती है। लेकिन जैसे ही आपकी जमीन जो है नरम होगी, आपकी जो रूट सिस्टम है वो डेवलप होगा, रूट्स अंदर डेवलप होंगी, आपके पौधे अच्छे से खड़े रह पाएंगे और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन
मिलेगा। ये 8 से 10 वीक का डिफरेंस बताया गया है जैसे इसका इस्तेमाल करने के बाद। उसके बाद फाइनली जो इसका एक काम और है वो है हेल्प्स रिड्यूस रन ऑफ एंड इरोजन। आप देख पाते होंगे जब बारिश आती है तो कटाव, जो जमीन आपकी में कटाव हो जाता है या इरोजन जो हो जाता है, धीरे धीरे आपकी जमीन का ना जो क्षय होता जा रहा है, उसको रोकने में भूमिलेक्स बहुत है। ये आपकी जमीन में पकड़ बनाए रखेगा, सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि करेगा, उसको भुरभुरा बनाएगा और उसको कटाव होने से रोकेगा। इरोजन होने से, उसका धीरे धीरे इरोड जो आपकी जमीन हो रही है उसको होने से ये रोकेगा। तो ये इसके 5 बेनिफिट है इस प्रोडक्ट के, जिसका नाम है भूमिलेक्स। और यही फायदे मुझे लगता है कि आप सबको चाहिए, हर किसान को ये फायदे चाहिए कि उसकी जमीन भुरभुरी हो, उसकी जमीन में पानी और हवा अच्छे से अंदर जाए, उसकी जमीन के जो रूट सिस्टम है वो प्रॉपर डेवलप हो, उसका पीएच नॉर्मल रहे, कटाव ना हो उसकी जमीन में, उसके न्यूट्रिएंट्स दूर बह के ना जाए। इन सब कार्यों के लिए शानदार प्रोडक्ट आपको पता है भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स। ये बहुत ही शानदार ग्रेन्यूल्स है, कोटेड ग्रेन्यूल्स है। ये क्या करेंगे, जो मैंने फायदे बताए वो करेंगे, मिट्टी की संरचना को सुधारेंगे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करेंगे, पोषक तत्वों को बढ़ाएंगे, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट सोर्स है जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है, ये उसको प्रोवाइड कराएंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये 5 केजी का जो पैकेट है, ये 1 एकड़ जमीन में हमें बस उसको जमीन में डालना है बिजाई करने से पहले, या अगर बिजाई कर दी है तो भी अभी भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये आपकी जमीन में डालने का प्रोडक्ट है कि आपने अभी बिजाई कर दी है या बिजाई नहीं कर दी है, इसको इंस्टेंटली जितना जल्दी हो सके आप अपनी जमीन में डाल लें, ताकि आपके पौधे का जो अंकुरण हो उसके लिए उसको अच्छी जमीन मिल सके, उसको अच्छे रूट सिस्टम मिल सके। और खास बात यह है कि इसमें 25% एक्स्ट्रा है, मतलब 4 किलो के आपसे पैसे लिए जा रहे हैं और बदले में आपको 5 किलो ये भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं। तो 4 किलो के आपको कीमत अदा करके 5 किलो ये ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, 1 एकड़ जमीन के लिए सफिशियंट है। आप पे करेंगे 4 किलो के लिए, मिलेगा आपको 5 किलो। तो भूमिलेक्स ग्रेन्यूल्स सोयल कंडीशनर ग्रेन्यूल्स है, ये हर तरीके से आपकी जमीन को सुधारेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, उसकी पीएच को ठीक करेंगे, उसमें सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्तर को बढ़ाएंगे, जो सोइल का स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करेंगे, वाटर और एयर का इनफिल्ट्रेशन बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ जो इरोजन जो हो रहा है या रन ऑफ हो रहा है आपकी जमीन का, कटाव हो रहा है, उसको रोकने में ये आपकी हेल्प करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, हर किसान के हर खेत तक ये प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूं दोस्तों, अगर ये कोई अपनी जमीन में डालेगा तो उसकी जमीन आप विद इन 2 to 3 डेज आपको रिजल्ट दिख जाएगा। उसकी जमीन जो हार्डनेस थी, जैसे ही आप ये डालना कैसे है पहले उसमें बात कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्टली 5 किलो का पैकेट है, इसको आप पूरे खेत में छिड़क सकते हैं, या फिर आपको लगता है कम है तो आप सूखे गोबर में या सूखी मिट्टी में इसको मिला के इसकी वॉल्यूम बढ़ा के फिर पूरे खेत में छिड़क सकते हैं, बस ये मिट्टी में गिरना चाहिए। तो दोस्तों जब ये डलेगा तो ये जमीन में जो फायदे मैंने आपको बताए हैं वो सारे फायदे आपको मिलने लगेंगे। और पहले ही साल से मैं बता रहा हूं, आपकी फसल में, किसानों की फसल में 20% से 50% तक की बढ़ोतरी मिलेगी। ऐसा मेरा मानना ही नहीं, 100% मेरा विश्वास है। ये आपके पौधों को न्यूट्रिशन देंगे, आपकी जमीन को अच्छा रखेंगे। इन सारे फायदों के साथ ये दोनों प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन प्रोडक्ट्स को 100% हर किसान तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और तभी हमारा जो हमारा स्लोगन है, मैंने शुरू में बात की थी, कृषि केयर हमने क्यों बनाया, इसी उद्देश्य से बनाया था कि विष मुक्त खेती होगी, क्योंकि इसमें किसी तरह का जहर नहीं है, ये 100% पॉइजन फ्री है। अब बात करेंगे, आप बोलोगे कि सर, आप बोलोगे कि पेस्टिसाइड्स नहीं है हमारे पास। देखिए, मैं मानता हूं कि ये ऑर्गेनिक या ऐसा अभी पेस्टिसाइड हमारे पास नहीं है, लेकिन आप एक बात मेरी समझने की कोशिश करना, जब आप अपने पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन दोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक ही पेस्टिसाइड्स की कम जरूरत पड़ेगी। आप खुद सोचो, आप जब आपको खाना पीना ना मिले, आप कमजोर हो, तो बीमारियां ज्यादा लगेंगी या कम लगेंगी? आप बोलेंगे सर बीमार ज्यादा पड़ जाएंगे, खाना पीना ही नहीं मिलेगा। ऐसा ही आपके पौधों के साथ हो रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, इसीलिए उसको बीमारियां लग रही, कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई बीमारी लगती है। जब उसको अच्छा खाना दोगे ना, ये खाना दोगे, जमीन वाला खाना दोगे, तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसको कम से कम बीमारियां लगेंगी, कम से कम पेस्टिसाइड की आपको जरूरत पड़ने वाली। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, वेदालेक्स आपके लिए लेके आया है। आपका काम बस एक ही है कि आप बोलते हो यार मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, मैं कैसे बिजनेस करूं? अरे मेरे भाई, क्या आपके जमीन में, आपके गांव में जमीन नहीं है क्या? लोग खेती नहीं करते हैं क्या? पहुंच जाओ हर किसान के पास, गांव में जाइए, किसानों से बात कीजिए, आप किसानों से बात कीजिए कि जी मैं, हमारी कंपनी इस मिशन पे काम करती है, हमारी कंपनी आपके लिए स्पेशल प्रोडक्ट्स लेके आई है। पहले से हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे, 2 प्रोडक्ट और बढ़ गए हैं पूरी आपकी, जैसे हमारे पास
एग्रो एग्रो पावर हमारे पास था, एग्रोलैक्स 85 हमारे पास था। उसके अलावा अब दो प्रोडक्ट हमारे, ये भूमि पोषक हमारे पास पहले से ही था, अब हमारे पास भूमिलैक्स ग्रेन्यूल्स आ गए हैं, और ग्रोथ प्रमोटर, ये प्रोडक्ट हम हमारे पास आ गए हैं। तो गांव में जाइए, लोगों से बात कीजिए, किसानों से बात कीजिए। आपके गांव में लोग सब्जी उगाते होंगे, लोग गन्ने की खेती करते होंगे, लोग फ्रूट्स उगाते होंगे, उन सब किसानों से बात कीजिए, और 100% मेरा वादा है आपसे, ये प्रोडक्ट्स काम करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी जानकारी मिली होगी, और आप इस जानकारी के तहत आप इनको, हमें किस तरह के न्यूट्रिएंट्स पौधों को चाहिए, किस तरह के वो कैसे मिलेंगे, कुछ हवा से मिलेंगे, कुछ जमीन से मिलेंगे, वो कैसे पूरे किए जा सकते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग इन प्रोडक्ट्स को खुद भी इस्तेमाल करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का काम करेंगे। फिर से मैं अपना जो हमारा जो नारा है, मैं उसको आपके सामने रख दूं, विश्व मुक्त खेती, अमृतदायी फसल और समृद्ध किसान। जिस दिन आप ये नारे को, इस टारगेट को पूरा कर लोगे, हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, हमारा देश अपने आप ग्रो होगा। हम दिल से बोलते हैं, हम देश को ऊपर ले जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, फसल में ज्यादा जहर डाल रहे हो, किसान मरता जा रहा है, समृद्ध नहीं, क्योंकि ज्यादा ज्यादा पॉइजन, ज्यादा ज्यादा जहर डाल रहा है, उसकी पैदावार कम हो रही है, खर्चे उसके ज्यादा हो रहे हैं। हम इन सब चीजों को सुधार सकते हैं इन बेहतरीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों, इनको इस्तेमाल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाइए, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू। सुपर एलेक्स।